अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाह करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं या आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं और उसको बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस इंटेलिजेंस। देखिए गाइस, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं आपको डायरेक्टली पावर बीआई के ऊपर ले जाता और वहीं से चलाना और सिखाना शुरू कर देता और उसमें वर्किंग स्टार्ट कर देते हम। लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं या बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो देना बड़ा ज़रूरी है, सो दैट यू हैव अ क्लैरिटी। और आपके लिए, आप भले किसी भी फील्ड से आ रहे हों, स्विच कर रहे हों, आपको डेटा एनालिटिक्स सीखना है तो आपको उसकी स्टार्ट से ही समझ हो और आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हों। तो जब देखो, हमेशा याद रखना, जब फाउंडेशन स्ट्रांग होगी ना तो उसके ऊपर जो भी आप बिल्डिंग बनाएंगे वो स्ट्रांग रहेगी और वो हमेशा आपके जहन में वो कॉन्सेप्ट्स और वो क्लैरिटी हमेशा रहेगी। अब स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस क्या है, फ्रॉम डेटा टू डिसीजंस क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू एक्शनेबल इंसाइट्स। आज के इस दौर के अंदर सबसे ज़्यादा जो डेटा हमारे पास आ रहा है ना, वो बड़े डिफरेंट फॉर्मेट्स में, बड़े डिफरेंट एंगल से आ रहा होता है। अब हमारा काम एज अ डेटा एनालिस्ट या डेटा एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि हम उस पॉइंट को, उस डेटा को टाइमली, स्पीडी और टाइमली, ये जो स्पीड वाला यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है स्पीडी, स्पीडी का क्या मतलब होगा? अच्छा, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके बॉस कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं कि यार मुझे एक कैंपेन लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए। उसके लिए आपको डेटा चाहिए पिछले लेट्स से 1 मंथ का। ठीक है, आपको वो 1 मंथ का डेटा चाहिए और उसमें आपको उसमें सारे सेल्स के नंबर्स चाहिए। ठीक है, अब आपका जो एनालिस्ट है या डेटा एनालिस्ट है वो आके कहता है कि सर इस रिपोर्ट को बनाने में आई नीड 2 आवर्स, और डिसीजन आपके बॉस ने अभी लेना है, नाउ। तो ही वुड बी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड कि यार इस रिपोर्ट को बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो जिस तरीके से हम आज के दौर में चल रहे हैं, वेयर थिंग्स आर वेरी फास्ट एंड वी गेट फ्रस्ट्रेटेड। अगर हमारा लैपटॉप स्लो चल रहा हो तो उसके लिए हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इंटरनेट स्लो चल रहा हो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो जब मैंने एक कोई डिसीजन लेना है उसके लिए मेरे पास डेटा ही 2 घंटे में आएगा, तो इमेजिन हाउ मच द फ्रस्ट्रेशन वुड द बॉस वुड बी हैविंग। और फिर अच्छा, लेट्स से 2 आवर्स के बाद एनालिस्ट आता है और वो आके कहता है कि सर डेटा बन गया है, और वो उसमें सेल्स के नंबर्स थे तो उसमें एक्यूरेसी ही नहीं है। उसके नंबर्स जो हैं वो सेल्स के नंबर ही जो है ना वो कल के गलत है। सही है, सेल्स के नंबर्स कल के कुछ डेटा मिस हो गया और वो नंबर गलत है। सो इमेजिन ही कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज वो नंबर ही, एक्यूरेसी ही नहीं है उसके अंदर, वो क्वेश्चन मार्क आ जाती है। और फिर क्लैरिटी, क्लैरिटी डिफाइन करती है कि यार अगर वो जो नंबर्स या एनालिसिस या रिपोर्ट बना के लेके आ रहा है, फॉर एग्जांपल वो रिपोर्ट बना के लेके आ रहा है और वो आपको आके इस तरह, इधर एक एक्सेल का डब्बा बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आके वो बता देता है कि जी सेल्स, ठीक है, और उसमें वो बता देता है कि जी लेट्स से यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ये डेट्स आ गई। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्थ आ गया। ठीक है, नॉर्थ उसका लेट्स से 20 है, 30 है, 40 है, वट एवर इज द नंबर। एंड देन यहाँ पे साउथ आ गया। ठीक है, साउथ का नंबर आ गया और सेंट्रल का नंबर आ गया। ठीक है, अब इमेजिन ये एक डब्बा बना के वो दे देता है आपको और ये पूरी लाइन वाइज ये आगे तक चल रहा है। हाउ कैन यू मेक अ डिसीजन अनलेस एंड अनटिल यू हैव समथिंग लाइक दिस। फॉर एग्जांपल देखो, चार्ट से ना डेटा को दिखाना बहुत आसान हो जाता है। तो एक चार्ट बनाओ, ठीक है, जहाँ पे आपको एक लाइन चार्ट बनाओ। हमेशा जब टाइम सीरीज़ का जो डेटा होता है, या आगे मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करूँगा, टाइम सीरीज़ का जो डेटा होता है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल एक लाइन ऐसे जा रही हो, ठीक है, और ये आ जाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साउथ आ गया और ये लाइन जो है वो लेट्स से नॉर्थ की जा रही है।
और ये लाइन एकदम जो है वो ऊपर जाती हुई यहाँ से सेंट्रल की आ रही। सॉरी फॉर दिस थिंग, ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, ये सही तरीके से चल नहीं रहा। तो अब मुझे बताओ, आप खुद बताओ, कौन सा डेटा पढ़ना आसान है, ये वाला या ये वाला जो डेटा है? यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि यार सेंट्रल हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल, लेकिन वो यहाँ पे आके लेट्स से ये यहाँ पे मैं डेज डाल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल दिस इज मंथ के डेज आ गए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार समथिंग हैपेंड ओवर हेयर, जिसकी वजह से सेंट्रल की सेल गिरी और वो गिर के फिर दोबारा रिकवर नहीं कर सकी। सो इट्स ईजी टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन दिस डेटा एक्स एक्सिस के चार्ट के ऊपर रादर देन दिस वन। ये आपको नंबर सिर्फ दिखा देगा, आपको कोई पैटर्न या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। अच्छा, यही कॉन्सेप्ट में जो ऊपर बता रहा था कि व्हाट इज बीआई, बीआई इज यूजिंग डेटा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड मेकिंग बेटर डिसीजन। आप अपनी फील्ड के मास्टर हैं। सो फॉर एग्जांपल आप आते हो हेल्थ केयर से, ठीक है, मैं अब हेल्थ केयर की एग्जांपल ले लेते हैं। आप आते हो हेल्थ केयर से, ठीक है, आप एक डॉक्टर हो, आपने लेट्स से 10,000 पेशेंट्स देखे हुए हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें पता है, ठीक है। अब आपके सामने एक सिचुएशन आती है, ठीक है, और उस सिचुएशन को आपने डील करना है। सो फॉर एग्जांपल आपके पास एक पेशेंट आता है जिसके सर में दर्द है, ठीक है। अब आपका बेस्ड ऑन 10,000 जो आपने पेशेंट्स देखे हुए हैं, आप फ़ौरन बता दोगे कि यार ये चीज़ इस तरीके से होनी चाहिए, या इसको ये वाली मैं मेडिसिन दे दूं, इसको मैं पैनाडोल दे दूं तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है। लेकिन इमेजिन उसी डॉक्टर को एक रिपोर्ट मिले और जिसमें उसका पूरा पिछला मेडिकल रिकॉर्ड हो कि इसको सर में दर्द कब कब होती है और किस किस वक्त में होती है, किस किस टाइम पे होती है, उसको पूरा एक रिकॉर्ड। वैसे तो वो रिकॉर्ड देखते हैं, लेकिन अगर वो ग्राफ्स और इसकी शेप में होगा तो ही कैन ईजिली आइडेंटिफाई एंड नॉट टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन इंट्यूशन या बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। ही विल टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा। अब वो डेटा उसको बता रहा होगा कि यार ये क्या हो रहा है और इसमें पैटर्न्स की और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना बहुत आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे यही पॉइंट आता है कि BI हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम गेसिंग टू नोइंग। ये गेसिंग वाला जो सीन है ना, ये ख़त्म हो जाता है, ये आपकी इंट्यूशन बेस्ड चीज़ ख़त्म हो जाती है, ये नोइंग में चले जाता है कि यार आपको पता हो कि यार इसके पीछे डेटा क्या है। आप फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग से आते हो, इंजीनियरिंग में आप लेट्स से एक इंजीनियर हो जो कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हो, और आपके पास आपने एक बिल्डिंग का पूरा प्लान बना लिया, आपने वो सारी चीज़ें कर ली, लेकिन अगर आपको ये पता हो कि ये जो कंपनी है, या आप फॉर एग्जांपल किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहे हो, उस कंपनी की हिस्ट्री के अगर आपको पूरे डैशबोर्ड्स मिल जाएं, so it would be easy for you to make a decision. Similar is the case for marketing. मार्केटिंग में आपने कोई कैंपेन लगानी है, तो इफ़ यू हैव द डेटा फॉर द लास्ट 2 और 3 और 7 और 10 कैंपेन्स, तो आपको पता होगा कि यार कौन सी कैंपेन में क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी चली थी और कौन सी कैंपेन में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं चली थी। सो इट्स लाइक कमिंग फ्रॉम एनी background, anything, you can easily identify the trends, and it's not a guess based decision, it's a data based decision, जो कि आप यहाँ पे ये देख भी रहे हो। ये ग्राफ्स आपको पूरे आइडेंटिफाई करके दे रहे हैं, ये पाई चार्ट में आपको परसेंटेजेस मिल जाएंगी, चीज़ें मिल जाएंगी कि अच्छा यार ये इतने परसेंट से ये वाली हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है, विच कैन बी रीजन, विच कैन बी अ कैटेगरी, विच कैन बी एनीथिंग, जो आप एनालाइज कर रहे होते हो। तो ये वाला जो प्रोसीजर होता है ना, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बैक्ड बाय डेटा होता है। आप इंट्यूशन बेस्ड डिसीजंस नहीं ले रहे होते। इसी को आप फैशन इंडस्ट्री में ले लें तो एक स्टोर मैनेजर जो कि एक स्टोर रन कर रहा है, उसकी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका होता है, एंड ही कैन इंट्यूशनल, उसको इंट्यूशन की बेस के ऊपर ये कह दो कि फॉर एग्जांपल उसके पास जो है वो नया स्टॉक आया, सो न्यू स्टॉक उसके पास आया है, ठीक है, जिसमें 20 आर्टिकल्स हैं, ठीक है।
अब इंट्यूशन की बेस के ऊपर जो अगर ये उसके स्टोर का लेआउट है, ठीक है, इंट्यूशन की बेस के ऊपर वो तो कह देगा यार इस जगह पे लगा दो क्योंकि कस्टमर एंटर होता है और यहीं पे ये पहले आके सबसे पहले जो भी मेरी नई कलेक्शन होगी वो सबसे पहले यहाँ पे देखेगा। लेकिन व्हाट इफ कि उसी बंदे को अगर ये डेटा मिल जाए कि आपका जो सबसे ज़्यादा जो सेल होती है वो इस एरिया में नहीं होती, आपकी सेल जो है वो इस वाली जो लाइन, ये इस वाली जो एरिया है ना, इसमें सबसे ज़्यादा सेल होती है। नाउ ही हैज़ अ डेटा बैक्ड डिसीजन। सो उसके लिए देखो, उसके लिए डिसीजन लेना फिर आसान हो जाएगा कि यार मेरा नंबर यहाँ से जनरेट होता है तो आई नीड टू पुट ऑल द न्यू आर्टिकल्स ओवर हेयर rather than putting it over here based on my intuition or based on my experience. So this is the concept of BI, and this is the concept of understanding the data and then taking decisions based on that data. ठीक है? अब क्वेश्चन आता है कि why BI is important. विदाउट BI अगर आप सिचुएशन देखो तो आपके पास क्या है, स्कैटर्ड डेटा है, डिफरेंट रिपोर्ट्स बनी हुई हैं, एक्सेल की फाइल्स हैं, उन एक्सेल फाइल्स के अंदर आपके पास लेट्स से प्रोडक्ट का डेटा इधर पड़ा हुआ है, एक दूसरी एक्सेल फाइल है उसमें सेल्स का डेटा है, एक तीसरी एक्सेल फाइल है उसके अंदर लेट्स से उसका डेटा है, सेल्स हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कस्टमर्स का डेटा है। सो कस्टमर का डेटा एक इस फाइल में है, सेल्स का डेटा इसमें है, प्रोडक्ट का डेटा इसमें है, डिफरेंट टीम्स डिफरेंट रिपोर्ट्स यूज़ कर रही होती हैं। सो सेम रिपोर्ट, सो फॉर एग्जांपल, इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, सेम ERP सिस्टम है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP सिस्टम, एक सेम ERP सिस्टम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स हो सकता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, लर्निंग LMS सिस्टम हो सकता है, एक सेम रिपोर्ट है, उसको उसमें से एक बंदा जो रिपोर्ट निकालता है वो उसके पास नंबर्स कुछ और होते हैं और जो दूसरा बंदा रिपोर्ट निकालता है उसके पास नंबर्स कुछ और होते हैं। देयर इज़ नो यूनिफॉर्मिटी कि किसके नंबर्स करेक्ट हैं, ठीक है, एक ही सिस्टम से सारी चीज़ें निकल रही हैं। अब होता क्या है, उसके पीछे बैकएंड क्या होता है कि वो कुछ फॉर्मूला या वो कोई कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रहा होता है, जो दूसरा वाला होता है वो डिफरेंट तरीके से अप्लाई कर रहा होता है, और डिसीजन सारे ओपिनियन बेस्ड हो रहे होते हैं। तो कोई क्लैरिटी नहीं होती, कोई स्पीड नहीं होती, कोई कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार ये नंबर सही भी है या नहीं है। तो यहाँ पे आके जो है ना BI प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। BI जो टूल्स हैं, डिफरेंट किस्म के BI टूल्स हैं, तो वो वन वर्जन ऑफ ट्रुथ बनाते हैं, जिसको आप कहा जाता है ना कि वन वर्जन ऑफ ट्रुथ या सिंगल वर्जन ऑफ ट्रुथ, या जो मतलब हर किसी के पास वो जब BI सिस्टम इम्प्लीमेंटेड होता है तो वो सबके पास एक ही रिपोर्ट निकल रही होती है, ठीक है, और वो रिपोर्ट सेल्स की एक जैसी होगी हर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है, उनके पास एक जैसे ही नंबर शो हो रहे होंगे, वो ट्रस्टेड वर्जन होगा, और उसके पीछे जो भी कैलकुलेशंस होंगी ना उनके पूरे जो है ना वो फॉर्मूलेज डिफाइंड होंगे। सो फॉर्मूला पूरा डिफाइन, या डेटा ग्लॉसी जिसे हम कहते हैं, वो सारी डिफाइंड होगी कि अच्छा इस कैलकुलेशन को रेवेन्यू हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, मार्जिन हमने इस तरीके से कैलकुलेट किया है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर पीछे बैक्ड होंगी और उसकी पूरी एक डेफिनेशन होगी। इससे क्या होगा, इससे क्लैरिटी भी आएगी, इससे स्पीड भी आएगी, और यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर BI जो सिस्टम्स होते हैं वो सुबह 9 AM पे रेडी होते हैं, मैक्सिमम 10 पे चले जाएंगे, 10 बजे सारे BI सिस्टम्स जो हैं वो रेडी होते हैं और सबके लिए वो अवेलेबल होते हैं, एंड पीपल कैन टेक डिसीजंस। अब इससे क्या हुआ, वन वर्जन ऑफ ट्रुथ आया तो क्लैरिटी भी आ गई, मेरे पास सारे डैशबोर्ड्स बने होंगे, ठीक है, मेरे पास स्पीड भी आ गई, 9 AM पे मेरे पास वो आ गया और डैशबोर्ड रेडी है, और कॉन्फिडेंस भी आ गया कि इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही BI यूज़ हो रहा है और इनके आपस में नंबर्स जो हैं वो चेंज नहीं हो सकते। क्लियर? अच्छा, बाय द वे, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्लैरिटी नहीं आ रही हो तो यू आर हैप्पी टू पुट एनी कमेंट, और आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको उस कमेंट का जवाब दे सकूं। हिस्ट्री ऑफ BI अगर आप बात करें तो आई थिंक इट
डेट्स बैक इनटू समथिंग लाइक 1960s की बात है ये, 1960s या 1970s की बात है। तब ये सारी मैनुअल रिपोर्टिंग होती थी 70s के अंदर और 60s के अंदर। आपको याद होगा मे बी आपके अब्बा के ज़माने के या हमारे अब्बा के ज़माने के, रिमेंबर दो जो बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे और डेबिट क्रेडिट की एंट्रीज हो रही होती थी और वो सारा कुछ, वो सब कुछ मैनुअल होता था। अर्ली बिजनेसेस जो है वो पेपर बेस्ड रिपोर्टिंग करते थे। अब आपको याद होगा तो उस ज़माने में पेपर के ऊपर, सो फॉर एग्जांपल पेपर के ऊपर एक पूरी रिपोर्ट बन के आ रही होती थी, SKUs इतने हैं, इतनी क्वांटिटी है, इतना वो है। अब उस पेपर की बेस के ऊपर सब अपने डिसीजंस ले रहे होते थे और रिमेंबर उसमें अल्फ़ाबेटिकली वो सॉर्टेड होता था और आपको फिर अल्फ़ाबेट्स में जाके वो ढूंढना पड़ता था। आपके पास कोई भी सर्च फिल्टर नहीं होता था कि आप सर्च करके उसमें से चीज़ें निकाल सको। वो सारी चीज़ें मैनुअल होती थी। तो BI टूल के आने से, BI टूल्स जो हैं वो आई थिंक पावर BI लॉन्च हुआ था बैक इन 2014, तकरीबन 14 में लॉन्च हो गया था। और एक्सेल तो शुरू से ही है, और एक्सेल के अंदर भी एक मिनी BI टूल है। उसका पता है क्या नाम है? मुझे कमेंट्स में बताना क्या नाम है। उसको कहते हैं क्या कहते हैं, पिवट। अच्छा, कुछ लोगों को बिल्कुल बेसिक लग रहा होगा तो दे कैन स्किप दिस वीडियो और उसको अगली वाली वीडियो में ज्वाइन कर लें। क्योंकि मैं लेमैन से बिल्कुल स्टार्ट से लेके चल रहा हूँ, तो आई वांट ऑल द कॉन्सेप्ट्स टू बी क्लियर। पिवट भी एक मिनी BI टूल होता था। पिवट क्या करता था? पिवट में आपके पास रॉ डाटा होता था एक्सेल के अंदर, ठीक है। एक एक्सेल फाइल है, उसमें रॉ डाटा है, लेट्स से यहाँ पे सेल्स का कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट है और यहाँ पे उसकी इन्वेंट्री है, उसकी सेल्स है। तो पिवट जो है वो इन सारे डेटा के ऊपर लग जाता था और वो आपको एक ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी दे देता था, जिसमें आप डिफरेंट फील्ड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस पिवट के अंदर डिफरेंट एंगल से स्लाइस एंड डाइस करके डेटा को देख सकते थे। तो ये पिवट का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। छोटा BI टूल है, छोटी चीज़ें एनालाइज करने के लिए बहुत आसान है। एक्सेल एक वक्त में आके वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है जब उसकी 10 मिलियन रोज़, या वो आई थिंक 10 मिलियन या 1 मिलियन, 10 मिलियन आई थिंक या रोज़ हैं, उससे नहीं 1 मिलियन रोज़ हैं, उससे ऊपर जाता है तो वो बंद हो जाता है। उसके बाद इट गेट्स वेरी स्लो। तो ये एक इशू है जिसकी वजह से फिर लोग डेटा बेसिस पे और पावर BI और BI टूल्स और इन सारी चीज़ों पे शिफ्ट होते हैं। अच्छा, डिजिटल रिपोर्टिंग आ गई, कंप्यूटर्स इनेबल्ड ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग। एक वक्त था जब आपको याद होगा कि एक ज़माने में IT के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी। आप IT टीम के ऊपर डिपेंड करते थे कि वही आपको रिपोर्ट निकाल के देगी, और वो स्पेशलाइज्ड लोग होते थे, वो कुछ प्रोग्रामिंग करते थे और वो वहाँ से फिर आपको कुछ रिपोर्ट्स निकल के आती थी। वो भी आती उसी तरह पेपर फॉर्म में और इसी तरह टेबल और रोज़ के फॉर्म के अंदर ही आती थी। फिर डेटा एक्सप्लोजन हो गया, रैपिड ग्रोथ ऑफ डेटा आ गया, फिर उसके बाद ये टूल्स आना शुरू हो गए, फिर वहाँ से आपकी डेटा विजुअलाइजेशन, सेल्फ सर्विस एनालिटिक्स आ गया। वैसे बाय द वे पावर BI इज़ सेल्फ सर्विस BI टूल। इससे पहले ट्रेडिशनल BI सिस्टम्स होते थे, वो बेसिकली उसके अंदर ना क्यूबिंग बनती थी। क्यूब एक बन जाता था, वो भी क्यूब भी इसी तरह की लेयर होती थी बेसिकली डेटा की सारी। तो वो क्यूब बन के ना उस क्यूब के अंदर सारा डेटा स्टोर हो जाता था, उसमें लेयर्स बन जाती थी। ये कैटेगरी की लेयर है, ये इसकी लेयर है, ये इसकी लेयर है, और उसके ऊपर फिर आप अपने जो है ना वो IBM कॉग्नोस उस ज़माने में आता था, वो वाले टूल्स आप कनेक्ट करके और अपनी चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रहे होते थे। तो BI टूल्स ने ऑटोमेट कर दिया, और आज के दौर के अंदर BI इज़ द कोर सिस्टम इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, तुम्हें पावर BI मिल जाएगा, टैबलो मिल जाएगा, क्लिकसेंस मिल जाएगा, SAP बिजनेस ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, माइक्रो स्ट्रैटेजी मिल जाएगा। तो आपको कोई ना कोई BI सिस्टम ज़रूर मिल रहा होगा, ठीक है। अब यही जो मैं कॉमन टूल्स की बात कर रहा था, उसमें माइक्रोसॉफ्ट पावर BI है, टैबलो है, क्लिकसेंस है, लुकर है,
SAP बिजनेस ऑब्जेक्ट है, IBM कॉग्नोस है, इस तरह के बहुत सारे टूल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। और अब इन सब टूल्स की अपनी अपनी एक लर्निंग है, अपना अपना एक लर्निंग, वो क्या कहते हैं उसको, लर्निंग कर्व है। उस कर्व से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि इस टूल को मैं यूज़ किस तरीके से कर सकता हूँ। जो अभी मैं बात कर रहा था ट्रेडिशनल BI सिस्टम और सेल्फ सर्विस सिस्टम, ट्रेडिशनल BI वाज प्योरली, इट वाज फोकस्ड ऑन IT टीम्स। तो IT टीम जो है वो ही मुझे करके देगी, उसमें प्रोग्रामर्स होते थे बैक एंड पे और वो सारी क्यूरीज वगैरह लिखते थे और वो लिख के आपको, IT ड्रिवन होता था प्योरली, स्पीड बहुत स्लो होती थी। आप एक रिपोर्ट मांगते थे, IT वाले कहते थे मैं नेक्स्ट वीक में आपको ये दूंगा, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी, आप कोई चीज़ उसमें ऐड नहीं करवा सकते थे, स्टैटिक होता था, कोई फिल्टर्स नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था। तो वो चीज़ बड़ी आपकी डिपेंडेंसी थी प्यूरी IT के ऊपर। आज भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जिसमें अभी भी मे बी IT के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होगी लोगों की, लेकिन अब जो है वो ख़त्म होती जा रही है। अब सेल्फ सर्विस BIs ने बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है, जिसमें यूज़र खुद से अपनी रिपोर्ट बना सकता है। वो बहुत फास्ट भी है, फ्लेक्सिबल भी है, इंटरेक्टिव भी है। इंटरेक्टिव पावर BI का जब हम लेक्चर कर रहे होंगे तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि पावर BI कितना इंटरेक्टिव है, कि यू फिल्टर वन आइटम, एक एक लेट्स से आप यहाँ पे, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास यहाँ पे एक पाई चार्ट है, तो आप इस पाई चार्ट को यहाँ पे फिल्टर करेंगे ना, तो उसके साथ जितने भी विजुअल्स होंगे उस रिपोर्ट में वो उसी के हिसाब से फिल्टर हो जाएंगे। सो ये इंटरेक्टिविटी है, एक विजुअल से सारे विजुअल्स जो हैं वो फिल्टर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। तो ये सेल्फ सर्विस BIs ने आके बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल BI सिस्टम्स को ख़त्म कर दिया और सेल्फ सर्विस के ऊपर लाइंस बहुत ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई। अच्छा, वाई पावर BI ईजी टू यूज़ है? देखो, पावर BI इज़ ए ट्रांजिशन फ्रॉम एक्सेल। अगर मैं इसकी बात करूं, ये पावर BI का, अगर आपने एक्सेल यूज़ किया हुआ है तो आपके लिए थोड़ा सा ईज होता है पावर BI को यूज़ करना। इट्स नॉट सिमिलर, लेकिन इट्स लाइक ईजी। आपको कुछ ना कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी और आप उसको कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ है, नॉन टेक्निकल यूजर्स बहुत आराम से इसको समझ लेते हैं। सीमलेस इंटीग्रेशन है, एक्सेल के साथ बहुत ईजिली कनेक्ट हो जाता है। हम भी जो अपने मेजर प्रोजेक्ट्स कर रहे होंगे इंशाल्लाह, अच्छा बाय द वे, मैं आपको एक प्रोजेक्ट लेके चलूँगा। छोटा सा हम कोई डेटा सेट डाउनलोड कर लेंगे कैगल से और उस प्रोजेक्ट को एंड टू एंड बनाएंगे। तो आप भी मेरे साथ वो प्रोजेक्ट बना रहे होंगे। सो ये कुछ वीडियोज़ हैं स्टार्टिंग की, जिसमें मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर दूं, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकली पावर BI को यूज़ करना शुरू कर देंगे। तो फिर एक वीडियो में इंशाल्लाह I'll मेक अप वन प्रोजेक्ट और मतलब वन अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा उसकी। तो वो फिर नेक्स्ट वीडियो तक आप लोग भी कोशिश कीजिएगा उसको उस तरीके से रेप्लिकेट कर सकें। पावर BI को स्केल कर सकते हो ईजिली, स्मॉल टू एंटरप्राइज लेवल पे, बड़े लेवल पे भी जाके कर सकते हो। बैलेंस्ड अप्रोच है, सेल्फ सर्विस विद गवर्नेंस। इसमें गवर्नेंस का पूरा सिस्टम है जिसमें आप रो लेवल सिक्योरिटीज़ और वो सारी चीज़ें डिफाइन कर सकते हो। तो फिट्स फॉर एवरी इंडस्ट्री, हर किस्म का, भले आप इंजीनियरिंग से हो, हेल्थ केयर से हो, मार्केटिंग से हो, फाइनेंस से, मैनेजमेंट में, आप किसी भी फील्ड से हो, स्टडी से हो, हिस्ट्री से हो, स्टूडेंट हो, कहीं से भी हो, आपके लिए बहुत आराम से फिट हो जाएगा। और आप भी इंशाल्लाह इस किस्म के ये जो डैशबोर्ड्स आपको यहाँ पे इसमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, तो ये आप भी बना सकोगे। यू कैन ईजिली मेक दीज डैशबोर्ड्स वेरी ईजिली इन पावर BI एंड इंशाल्लाह यू ऑल वुड बी टू दैट लेवल कि आप इन सारी चीज़ों को खुद से भी बना सकें। इंशाल्लाह आई ट्रेन यू टू दैट लेवल कि आप लोग ये खुद बना रहे होंगे और ख़ुद होपफुली मेरे साथ भी शेयर कर रहे होंगे कि ये देखें ये हाउ वी मेड इट इंशाल्लाह। तो दैट वुड बी द सिचुएशन। आगे चलते हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज़ गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट। गार्टनर एक ग्लोबल फर्म है जो कि इवेल्युएट करती है डिफरेंट बिजनेस सॉल्यूशंस को बेस्ड ऑन द 2 की डायमेंशंस। एबिलिटी टू एग्जीक्यूट, कितनी ईजिली हम उस जो प्रोडक्ट है उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और
कंप्लीटनेस ऑफ द विजन, इनोवेशन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन क्या है। अच्छा, बाय द वे पावर बीआई की हर महीने कोई ना कोई अपडेट आ रही होती है। अब तो खैर वो पावर बीआई चेंज होके पावर बीआई का नाम तो है, लेकिन वो माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक बन गया हुआ है। फैब्रिक भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वो भी पूरा एक इकोसिस्टम बन चुका हुआ है। वो क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, गार्टनर जो है वो डिफाइन करता है कि जी आपके जो टूल्स हैं उनमें लीडर्स कौन से हैं, ठीक है, तो लीडर्स कौन से हैं और आपके चैलेंजर्स कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, लिमिटेड विजन होता है उसका, विजनरी कौन से हैं, इनोवेटिव विजन, लिमिटेड एग्जीक्यूशन अगेन, या नीश प्लेयर्स कौन से हैं। अच्छा, पावर बीआई इज पोजिशन्ड एज लीडर फॉर मेनी कंसेक्यूटिव ईयर्स। ये देखो, ये गार्टनर का मैजिक क्वाड्रेंट है, ये 2017 का है। इसमें ये रहा माइक्रोसॉफ्ट, टैब्लो वैसे बाय द वे आप लोगों को पता होगा, टैब्लो इज एक्वायर्ड बाय सेल्सफोर्स एक कंपनी है जिसने टैब्लो को एक्वायर कर लिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्लिक है, फिर सैप है, फिर SAS भी है, IBM है, IBM कॉग्नोस जो मैं बात कर रहा था, सेंसस एक अलग से BI टूल है, सेल्सफोर्स का एक BI टूल है। सेल्सफोर्स वैसे CRM सिस्टम्स होते हैं। फिर क्लियर स्टोरी डेटा ये है, फिर जूम डेटा, फिर माइक्रो स्ट्रैटेजी, टिपको है, ये सारे विजनरीज में आ रहे हैं। SAP का बिजनेस ऑब्जेक्ट है, और ये फिर अल्ट्रेक्स भी है। अल्ट्रेक्स भी एक डेटा साइंस या उस तरफ जरूर चला जाता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग टूल है। बट वीड बी स्टडिंग इंशाल्लाह, जैसे ही हम पावर बीआई को एक दफ़ा कंप्लीट कर लें फिर आहिस्ता आहिस्ता ये दूसरे टूल्स के ऊपर भी इंशाल्लाह जाएंगे। बोर्ड भी एक अच्छा टूल है, लेकिन उसकी भी लिमिटेशंस थी। बोर्ड को मैंने यूज़ किया है किसी हद तक। ऑरेकल का अपना है, फिर लॉजिक है, येलो फेंस हैं, ये नीश प्लेयर्स हैं बहुत सारे, डेटा मीटर्स हैं, ये सब है। अब ये देखो 2017 से भी इट्स लाइक 2024 एंड स्टिल माइक्रोसॉफ्ट इज़ इन द लीडर। अब ये देखो टैब्लो फिर भी यहाँ पे आ रहा था, लेकिन इट हैज़ गॉन डाउन। टैब्लो का मसला क्या हुआ था, टैब्लो पब्लिक नहीं तब तक लॉन्च किया था। टैब्लो के भी सबके लाइसेंसेस थे, क्लिक के लाइसेंसेस थे। पावर बीआई अभी भी एक फ्री है, अभी भी हम इसको फ्री वर्जन के ऊपर यूज़ कर रहे होंगे, और फ्री होने की वजह से उसकी यूज़र बेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। तो जब आप कोई चीज़ फ्री देते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली एक तो यूज़र्स उसको जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर कम्युनिटी भी बन जाती है, और फिर फ्री करते करते उन्होंने फिर एक टाइम ऐसा आता है पावर बीआई के अंदर जब आपका डेटा सेट 10 GB से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर आपको ऑब्वियसली लाइसेंस लेना पड़ता है, या आपको जब आप उन्हें शेयर करनी होती है अपनी रिपोर्ट्स, तो आपको लाइसेंस लेना ही पड़ जाता है। तो ये चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम सब कवर कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से ये वन ऑफ द रीजंस वाई माइक्रोसॉफ्ट इज़ लीडिंग। एक तो इनके हर महीने अपडेट्स आ रहे हैं, प्लस जो फ्री वर्जन की वजह से। अब टैब्लो ने भी पब्लिक लॉन्च कर दिया हुआ है। क्लिकसेंस का भी अभी भी क्लिकसेंस का भी है, लेकिन फ्री वर्जन उस लेवल का नहीं है। इसी वजह से लोग इतना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे। तो दैट्स वाई पावर बीआई इज़ इन, और दैट्स वाई पावर बीआई की वजह से एवरीवन इज़ लर्निंग पावर बीआई। अच्छा, इस पे यहाँ पे थोड़ा सा टच बेस करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें हम डिटेल्स में कवर करेंगे। डेटा इंजीनियरिंग क्या है, डेटा एनालिटिक्स क्या है, डेटा साइंस क्या है। सिंपल एग्जांपल देता हूँ। डेटा इंजीनियरिंग की वो लोग होते हैं जो आपका डेटा लेके आते हैं, डेटा मैनेज करते हैं, डेटा पाइपलाइंस में डालते हैं, वेयर हाउसेज में डालते हैं, उसकी पूरी एक अवेलेबिलिटी करके डेटा वेयर हाउसेज में डाल देंगे, आपको लेक्स में डाल देंगे, डेटा लेक्स में डाल, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आगे समझाऊंगा। तो ये वो लोग होते हैं जो आपके लिए डेटा अवेलेबल करते हैं। डेटा एनालिटिक्स के हम लोग आ जाते हैं जो उस डेटा से कनेक्ट करते हैं और उसमें से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो सारे हम क्वेश्चंस के आंसर कर रहे होते हैं। डेटा साइंस उसी डेटा को लेके जो डेटा इंजीनियरिंग वालों ने अवेलेबल किया था, डेटा एनालिटिक्स वालों ने उस पर एनालिसिस किए थे, उसी डेटा को लेके डेटा साइंस वाले फिर उस पर प्रेडिक्टिव मॉडल रन करते हैं और वो बताते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स वाले बता रहे होते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके पीछे क्या रीजंस थी। डेटा साइंस वाले उसी को आगे प्रिडिक्ट करेंगे कि आगे क्या हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल हम एक प्राइसिंग का डेटा सेट ले लेते हैं। जो डॉलर की प्राइस है उसका डेटा हमारे पास स्टेट बैंक की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से आप ले सकते हो और उसके ऊपर आप एक छोटा सा हम बनाएंगे भी, इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे
तो उसके ऊपर आप ये बता सकते हो कि अच्छा यार ये डॉलर क्या रहा, किस ईयर में कितना रहा, कब अप हुआ कब डाउन हुआ, वो सारे एनालिसिस तो हम कर लेंगे। उसके पीछे हम रीज़न भी एक्सप्लेन कर देंगे कि अच्छा यार 2017 में ये हुआ था, वो फ्लड आया था, वो ये ऐसे हुआ था, इसकी वजह से नंबर कम हो गया था या ज़्यादा हो गया हुआ था। डेटा साइंस वालों का यहीं पे काम ये आ जाएगा कि वो इसी डेटा को लेके फिर प्रिडिक्टिव मॉडलिंग रन करेंगे, मशीन लर्निंग रन करेंगे, और वो आगे फ्यूचर में बताएंगे कि आगे डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो वैल्यू क्या रहेगी। सो ये एक यहाँ तक जो है आई थिंक आपको काफ़ी हद तक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पे मैं आज की वीडियो क्लोज करूँगा। कोई भी क्वेश्चन हो, जस्ट ओपन, यू आर ओपन टू आस्क एनीथिंग, पुट इट इनटू द कमेंट्स और आई विल डेफिनेटली आंसर दैट। मैं इसको थोड़ा सा स्लो रखना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से आ जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं बिफोर वी मूव ऑन टू रियल टाइम प्रोजेक्ट्स। तो इसमें रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हम कैगल से काफ़ी सारा डेटा लेंगे और ओपन जो डेटा है वो भी लेंगे इंशाल्लाह, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बना रहे होंगे। सो इसके ऊपर यहीं पे क्लोज करते हैं। अगली वीडियो में फिर आगे फर्दर डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस के कॉन्सेप्ट्स को आगे फर्दर ड्रिल डाउन करेंगे और उसको डिटेल में समझेंगे इंशाल्लाह। सो हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग, नाइट और वेर एवर यू आर, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।